हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट सेकंड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, जिसका क्या नाम होगा, लाग्रेंजियन ऑफ एटवुड मशीन। ठीक, मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी आपको एटवुड मशीन की जानकारी नहीं होगी, सो इसलिए पहले मैं एटवुड मशीन को डिफाइन करूँगा और फिर उसके बाद लाग्रेंजियन लिखूँगा। जैसे इस चैप्टर में हम लोग का काम क्या है कि जो लॉज हम लोग न्यूटन्स मतलब जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग न्यूटन्स लॉ से निकाले थे, उसी को लाग्रेंजियन लॉ से क्या करेंगे, निकालेंगे। लेकिन ये जो सिस्टम है इसको अभी तक बीएससी में आप पढ़े नहीं हैं, तो पहले मैं इस सिस्टम के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो अप्रोच है उससे मैं इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि वही इक्वेशन ऑफ मोशन लाग्रेंजियन से भी मिलेगा। चूँकि इसके पहले जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला किए हैं तो उसको आप बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़े थे, इस वजह से मैं उसका न्यूटोनियन अप्रोच वाला नहीं निकाला, क्योंकि आप उससे परिचित थे। लेकिन आप इससे परिचित नहीं हैं, इस वजह से पहले इसका परिचय दूंगा, जो 8-10 मिनट लगेगा। थोड़ा आपका 8-10 मिनट ज़्यादा लगेगा इस वीडियो में, लेकिन आप अच्छे से सीखेंगे कैसे न्यूटोनियन को हम लोग को रिलेट कर रहे हैं लाग्रेंजियन से। ठीक, तो 8-10 मिनट आपका थोड़ा लूँगा, पहले इसको समझाऊँगा ओल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स के बिहाफ से, मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, और तब मैं फिर अप्रोच करूंगा किस पे, लाग्रेंजियन पे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए एटवुड मशीन होता क्या है। एटवुड मशीन क्या होता है और कौन इसको इन्वेंट किया था। तो देखिए एटवुड मशीन वाज इन्वेंटेड इन 1784। 1784 में ये इन्वेंट किया गया था बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज एटवुड। जॉर्ज एटवुड ने 1784 में एटवुड मशीन को क्या किया था, इन्वेंट किया था। किस लिए इन्वेंट किया था, यहाँ मैं उसको भी लिख दिया हूँ, किस लिए इन्वेंट किया था, टू वेरीफाई द मैकेनिकल लॉस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक, कि इसमें जो मोशन होगा, जो मैकेनिकल लॉ को फॉलो करते हुए मोशन होगा, उसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से होगा। या आप सिंपली ये समझिए कि ये जो मशीन है इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ये मशीन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से क्या करेगा, मोशन में रहेगा। क्लियर है। तो इसी चीज़ को क्या किए थे, वो वेरीफाई किए थे कि ऐसा सिस्टम बनाए, और उसको वेरीफाई कर दिए मैकेनिकल लॉ को लगाते हुए कि जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो अब देखिए एटवुड मशीन होता क्या है। द आइडियल एटवुड मशीन, जो आइडियल एटवुड मशीन होता है, आइडियली तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आइडियली बस हम लिखते हैं, आइडियली वास्तव में कोई चीज़ पॉसिबल नहीं, थोड़ा बहुत एरर हर चीज़ में रहता है। तो द आइडियल एटवुड मशीन कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। जो आइडियल एटवुड मशीन होता है वो क्या करता है, दो मास कंसिस्ट करता है। मैं मान ले रहा हूँ m1 और m2, मतलब दो डिफरेंट मास हैं। ठीक, consist of two object of mass m1 m2 connected by an inextensible massless string over an ideal massless pulley। ठीक, कंडीशन क्या है कि ये जो कनेक्ट होगा इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्ट होगा। इनएक्सटेंसिबल कहने का मतलब कि जो स्ट्रिंग हम यूज करेंगे उसके लंबाई में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसका लंबाई क्या होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर है चीज़। ठीक, तो क्या लिखे हैं, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओवर एन आइडियल मासलेस पुली। और कैसे हो जाके कनेक्ट होगा, जैसे दो मास हैं m1 और m2, तो ये क्या होंगे, ऐसे जाके ऊपर से ऐसे देखिए क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। ठीक, ये देखिए थोड़ा सा मिट जा रहा है, ऐसे क्या है, पुली लगा दिए और फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे ले आकर ऊपर क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और इस पुली को क्या किए हैं, देखिए ये बना हुआ वी शेप का ना, तो जैसे मान लीजिए पुली है। ठीक, तो पुली को क्या किए, सस्पेंड किए हैं। ये दोनों क्या है, पुली को सस्पेंड किए हैं। एक लाइन अंदर की तरफ से है पुली के, जैसे मान लीजिए पुली है तो एक मार्कर इधर से है, एक मार्कर ऐसे पुली क्या है, फिक्स सपोर्ट से ऐसे बधा हुआ, उसी चीज़ को दिखाए हैं। और फिर इस पुली में से क्या है, मास जो है वो लटके हुए हैं। क्लियर। तो ये हम लोग का सिस्टम क्या कहलाता है, एटवुड सिस्टम कहलाता है। तो देखिए अगर यहाँ पे m1 और m2 अगर बराबर हो जाए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जॉर्ज एटवुड ने 1784 में एक मशीन बनाई जिसको एटवुड मशीन का है, जिसमें दो मासेस थे m1 और m2। और किस लिए बनाए उन्होंने, मैकेनिकल लॉ को वेरीफाई करने के लिए। और मैकेनिकल लॉ को वेरीफाई करते हुए उन्होंने दिखाया कि जो इसका मोशन होगा वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से होगा। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे m1 इक्वल टू जब m2 होगा
यम वन इक्वल टू M2 होगा। तो इसका मतलब क्या है, यम दोनों मास बराबर हैं। जब दोनों मास बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, धागे से बंधे हुए हैं भाई, आप खुद सोचिए, इसको रियलाइज़ करिए। दोनों मास जब बराबर होंगे तो एक हाइट पे क्या होंगे, आकर ऐसे रुक जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? जब दोनों मास बराबर होंगे तो एक हाइट पे आकर रुक जाएंगे। इसका मतलब उसमें अब कोई मोशन, इस तरीके का मोशन होना चाहिए था, लेकिन अब इस तरह के कोई मोशन नहीं है, सेम हाइट पे आकर रुक गए हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक। और इस टाइम जो इस पर नेट फोर्स लगता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? लेकिन यही अगर M1 ग्रेटर देन M2 हो जाए तो क्या होगा, इससे मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा, ये M1 इधर मूव करेगा तो इस पर एक टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा, और जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। सिमिलरली इस पर भी क्या होगा, एक टेंशन लगेगा। इसका जो वेट है M1G नीचे की तरफ लगेगा, और इसका वेट भी क्या है, M2G भी जो होगा नीचे की तरफ लगेगा, और इस पर भी टेंशन एक लगेगा। और जब ये M1 M2 से बड़ा है, ये नीचे आएगा तो M2 क्या होगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब इसका जो एक्सीलरेशन होगा ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और इधर का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक। अब हमको दिखाना है कि जो एक्सीलरेशन A है, ये एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैकेनिकल लॉ को वेरीफाई करते हुए उस चीज़ को दिखाना है, मतलब जो न्यूटन साहब के लॉ हैं उनको यूज करते हुए उसको हमको दिखाना है, ठीक। तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे ये कांस्टेंट रहता है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग इसको पहले देखेंगे कि इसके कांस्टेंट एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आता है। एट्यूड साहब ने इसका वैल्यू कितना बताया था, ठीक। तो ये तो हम न्यूटोनियन अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। जो वैल्यू आएगा वही सेम वैल्यू हम जैसे अभी सिंपल पेंडुलम का हम लोग किए थे पिछले लेक्चर में, वैसे ही इस लेक्चर में जो इसका वैल्यू आएगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन का, वो सेम वैल्यू हम लोग कोशिश करेंगे कि लाग्रेंजियन से आए। अगर सही आ जाता है तो इसका मतलब लाग्रेंजियन जो है वो अल्टरनेटिव है किसका, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। और इसको एडवांस वर्जन भी कहेंगे क्योंकि उसमें फोर्स वगैरह की बात नहीं, डायरेक्ट हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का बात करके काम चला लेते हैं, ठीक। तो अब पहले इसके लिए देख लेते हैं। तो लिखेंगे, इसी में लिखिएगा इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। फिर से बता देता हूँ, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं पहले इसके मैकेनिज्म को समझा रहा हूँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, और फिर एग्जाम में कहाँ से लिखना है उसको ही बताऊँगा, ठीक। अभी बस इसको समझा रहा हूँ कि न्यूटोनियन अप्रोच से कितना वैल्यू आएगा, और फिर वही वैल्यू मैं कोशिश करूँगा कि लाग्रेंजियन अप्रोच से भी आए, और आएगा भी, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जो एट्यूड साहब ने 1784 में दिया था कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन, इन मैकेनिकल लॉज को फॉलो करते हुए उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस वी कंसीडर अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड एन आइडियल मासलेस पुली। चूँकि हम इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और आइडियल मासलेस पुली कंसिडर कर रहे हैं, इस वजह से जो फोर्स होगा वह बस 2 ही फोर्स होगा, ठीक। ये सब मासलेस है तो उधर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, और ये टेंशन T एक फोर्स होगा, और दूसरा फोर्स क्या होगा, इसका जो वेट होगा वो दूसरा फोर्स होगा, ठीक। तो अब देखिए फोर्स अफेक्टिंग M1, तो इस चीज़ को मैं लिख दिया हूँ, लाइन आप देख रहे हैं, ठीक। एक T फोर्स लगेगा, एक वेट W1 W2, दिस इज W1 एंड दिस इज W2। अगर आप चाहें तो फिगर में से दिखा सकते हैं, दिस इज W1 एंड नाउ दिस इज योर W2, ओके। तो ये W1 और W2 क्या है, 2 फोर्सेस हैं, क्लियर। जो किस टाइप की फोर्स है, वेट है, ठीक। मतलब उनको हम क्या कहेंगे, वेट कहेंगे, जो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, लग रहा है, ओके। तो अब देखिए फोर्स अफेक्टिंग M1। अब हम क्या माने हैं कि M1 इज ग्रेटर देन M2। जब M1 M2 से ग्रेटर है, जाहिर सी बात है 2 इंसान लटक जाइए तो जिस इंसान का वेट ज़्यादा होगा, मान लीजिए एक पुलिस सारे रस्सी पकड़ के लटक गए दोनों तरफ, तो जिस इंसान का क्या होगा, वेट ज़्यादा होगा वो तुरंत ज़मीन पे आएगा, और जो अगर हल्का होगा तो फेंका के गिर जाएगा वो दूसरी तरफ, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जिसका वेट ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा तेज़ी से लटकेगा वो क्या होगा, तेज़ी से नीचे आएगा, और जो हल्का वाला रहेगा वो टंगते जाएगा, और बहुत ज़्यादा वेट का उससे अगर इंसान लटका हुआ है और जो, तो क्या होगा, वो फेंका होगा पुली रास्ते आकर उसी गली में गिर जाएगा फिर, ठीक। तो वही कॉन्सेप्ट इधर भी है। अगर ये बहुत ज़्यादा है या थोड़ा सा भी अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो ये क्या करेगा, M1 इसको नीचे की तरफ खींचेगा, M1 नीचे की तरफ खींचेगा। इसका ना M1 का मोशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। उसी टाइम जब
स्ट्रिंग तो क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, तो इसमें तो कोई फैलाव होगा नहीं। तो जब इस फैलने वाला स्ट्रिंग अगर रबड़ रहता तो फैल कैसे रह जाता ये, लेकिन रबड़ तो है नहीं। तो इस वजह से ये क्या करेगा, इस वाले को ऊपर टांगना शुरू करेगा। तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब हम लिखेंगे इन दोनों पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। देखिए इसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, टेंशन से। तो क्या लिखेंगे, m1g माइनस टी। चूँकि क्या है, फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक, फोर्स नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे, तो m1g में से क्या करेंगे, टेंशन को घटाएंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो न्यूटन से जब लगाएंगे तो क्या होगा, जो m में होगा, यहाँ पे m1 है, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, m1a हो गया। अब m1a एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स उस डायरेक्शन में कितना होगा, तो m1g में से t घटा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्शन में हो जाएगा। आप साफ साफ इस तरह देखिए ना, m1 नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो फोर्स है वो टेंशन से क्या है, ज़्यादा है। तो m1g माइनस टी इजक्वल टू m1a, ठीक। अब देखिए ये m2 ऊपर टंग रहा है, इसका मतलब जो इधर वेट लग रहा है वो टेंशन से क्या है, आपका कम है, इसलिए इधर क्या रहेगा, t माइनस m2g। भाई हम टेंशन ज़्यादा हो गया तभी टांगना शुरू कर दिया, जब टेंशन कम था तो गिरना नीचे शुरू हो गया था m1, अब जब टेंशन कम है तो m2 ऊपर उठना शुरू हो गया है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, t माइनस m2g इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a हो जाएगा, ठीक। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, चलिए ऊपर लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कामा वी हैव। तो क्या मिलेगा हमको, अब उस चीज़ को लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g, और राइट हैंड साइड क्या है, m1a प्लस m2a। क्लियर है चीज़। अब देखिए यहाँ से t क्या है, सेम वैल्यू है, नेगेटिव साइन के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, m1 माइनस m2g हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2a हो गया, ठीक। इस इक्वेशन का अब काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, चाहे रहने दीजिए, हो सकता है आगे यूज कर लें इसको, अभी यहीं छोड़ दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या होगा, टेंशन के लिए भी इसको यूज करेंगे। अब इससे क्या लिख सकते हैं, जो एक्सीलरेशन a का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, तो ये m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज m1 m2, और यहाँ g से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साफ साफ देखिए आप यहाँ पे मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर लिए कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का है, दोनों ये दिखाए हैं, लेकिन मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिए, क्योंकि m1 जो वेट लटका है वो तो कांस्टेंट है, ठीक। तो m1 m2 कांस्टेंट होगा, तो m1 माइनस m2 भी कांस्टेंट होगा, m1 प्लस m2 भी एक कांस्टेंट आएगा, और g का वैल्यू भी आपका फिक्स है, दिया रहेगा प्रॉब्लम से जो रहेगा उसमें, ठीक। तो इसका मतलब a क्या है, आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ठीक। a क्या है, आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। अब देखिए इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ स्टाफ ना लिखिएगा, इक्वेशन फॉर टेंशन, कि इसमें जो t का वैल्यू है कितना होगा, ठीक। तो दो इक्वेशन हम लोग को मिले थे, एक इक्वेशन क्या मिला था, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, जो फर्स्ट हम लोग गए थे, और दूसरा क्या मिला था, t माइनस m2g इक्वल टू क्या मिला था, m2a मिला था, ठीक। दो इक्वेशन मिले थे। आप इक्वेशन 3 में से a का वैल्यू ले जाके किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, t का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। चलिए मैं 1 में ही पुट कर देता हूँ। तो क्या लिखूँगा, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी हैव, ठीक। तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो इसको इधर करते हैं, t उधर हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, m1g लिख दे रहे हैं, और इधर क्या लिख दे रहे हैं, m1g, और इधर फिर क्या लिख रहे हैं, माइनस m1, और साथ में a का वैल्यू रख दे रहे हैं, ठीक। तो क्या है a का वैल्यू, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक। और t को क्या कर दे रहे हैं, राइट हैंड साइड में
कर दे रहे हैं, टी को राइट हैंड साइड में कर दिए। ठीक, अब यहाँ जब आगे सॉल्व करेंगे इसको, एक लाइन स्किप किया, इसमें टी को राइट हैंड साइड कर दिए, m1 एक उधर लाइन माइनस साइन हो गया, एक का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, t इक्वल टू m1। ठीक, अब g को कॉमन लेंगे तो ये पूरा टर्म्स आ जाएगा, पहले इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m1 स्क्वायर माइनस m1 m2, ठीक, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और पूरे के बाहर क्या ले रहे हैं, इस पूरे के बाहर g ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर, ठीक, प्लस m1 m2, और फिर क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस m1 स्क्वायर और प्लस m1 m2 प्लस m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और साथ में इसके क्या रहेगा, g रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये इससे कट जाएगा और क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये क्या हो जाएगा, g। ठीक, यही क्या होगा, t का वैल्यू होगा जो एटोड मशीन पे लगता है। ठीक, तो इस वैल्यू को आप नोट किए रहिएगा। अभी देखिएगा इसी वैल्यू को हम लोग लाग्रेंजियन से भी लाकर प्रूव करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे लाग्रेंजियन अप्रोच पे। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग एटोड मशीन के बारे में एक अच्छा खासा जानकारी ले चुके हैं कि एटोड मशीन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, उसको हम लोग लिख चुके हैं। अब तक जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे थे वो न्यूटन साहब का लॉ लगाए थे, उसमें फोर्स यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे थे। तो अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, एटोड मशीन करके लिखेगा, या तो ऐसा कर देगा कि दो मास हैं जो क्या है, मासलेस पुली से क्या है, अटैच हैं, तो उनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए विद द हेल्प ऑफ लाग्रेंजियन। ठीक, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको अब देखा जाएगा। तो फिगर पिछले केस में बनाया था उसको इरेज कर दिया हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी लिपापोती हो गया था। ठीक, तो अब इसको हम लोग एक पुली लिए, मासलेस पुली लिए, जैसे पिछले केस में था, दो मास m1 m2 है, हियर m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो इधर का स्ट्रिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या है, x है, और जब ये x है तो पूरे स्ट्रिंग का लेंथ कितना l है, तो ये क्या हो जाएगा, l माइनस x हो जाएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ से लेंथ माना गया, तो ये पूरा लेंथ कितना है, x है, तो यहाँ से आधा इधर का मतलब इधर का जो लेंथ होगा ये कितना होगा, l माइनस x होगा। होप आप ये समझ रहे होंगे, जैसे ऊपर दोनों ऐसे जाके जुड़ा है। ठीक, तो एक क्या है, ऐसे आप समझिएगा इस चीज़ को। ठीक, मान ले रहे हैं जो m1 है, ये जो यहाँ पे रक्षा सूत्र है ये है, और m2 क्या है, थोड़ा सा और नीचे है, कुछ ऐसे देखिए, m2 क्या है, यहाँ पे है। ठीक, m2 क्या है, यहाँ पे है, ये m2 का पोजीशन है, और ये क्या हमारा m1 का पोजीशन है। तो कुछ ऐसे क्या है, ये पुली के ऊपर कुछ ऐसे लगे हुए हैं। ठीक, तो अब पुली के ऊपर लगे हुए टोटल लेंथ निकालना है, तो इधर का जो m1 को लटका है ये m1 मान रहे हैं, तो जो m1 को लटका है उसका टोटल लेंथ कितना होगा, इसके बराबर होगा। ठीक, तो यहीं से ऐसे इसको देखिए मेजर किया गया है, यहाँ से पूरा लेंथ लिया गया, तो उसी को वर्टिकली ऐसे मेजर कर दिए हैं। और इधर जो m2 देखिए, इसको अगर m2 माने तो ये क्या है, जब पूरा ये यल था, रक्षा सूत्र से लेके यहाँ तक क्या था, यल था, तो इसमें से x क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो ये कितना बचेगा, l माइनस x, उसी को सीधा करके ऐसे लिख दिया गया है। ठीक, देखिए सीधा करके उसी को ऐसे लिखे हैं, वो यहाँ से क्या किए, मिलाए हैं। क्लियर? तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे आप क्या लें, यहाँ पे रेडियस मान के निकाल सकते हैं कि यहाँ तक लेंथ मान लें। चलिए उसको मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक, यही तरीका मानिए। ओके, तो अब x और l माइनस x निकल गया लेंथ इसका। ठीक, अब एग्जाम में क्या लिखना है इसी इसको देखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लेट टू मासेस m1 एंड m2 विच आर कनेक्टेड बाई एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक, मान ले रहे हैं कि दो मास है, एग्जाम में यहीं से लिखना है। ठीक ना, मान ले रहे हैं कि m1 और m2 क्या है, दो मास है जो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से क्या है, अटैच है। ठीक,
जिसका लेंथ क्या है, यल है। ठीक, अब मान लेना है सपोज x विद द वेरिएबल वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द पुली। अब x को मान लेना है m1 क्या करेगा, मूव करेगा ऐसे, तो ये क्या है, वेरिएबल डिस्टेंस है पुली से। ठीक, तो इधर यल माइनस x हो जाएगा m2 का। क्लियर, तो फ्रॉम द पुली एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में क्या किया गया है, दिखाया गया है। क्लियर है चीज़। तो अब देखिए लिखेंगे कि देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। अब देखिए वहाँ यहाँ पे बस क्या है, एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है और वो क्या है, x। ठीक, बाकी ये क्या है, ये तो x पे डिपेंड करेगा ना, तो इसको हम कोऑर्डिनेट नहीं बनाएंगे। ये क्या है, इस पे डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। दैट्स व्हाई हियर वी कंसीडर ओनली वन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, दैट विल बी x एंड दिस इज द यल माइनस x। x का वैल्यू घटेगा तो इस कोऑर्डिनेट वैल्यू घटेगा, x का वैल्यू घटेगा तो इस कोऑर्डिनेट वैल्यू बढ़ेगा, x का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा तो इस कोऑर्डिनेट वैल्यू घटेगा। दिस मीन्स दैट दिस कोऑर्डिनेट विल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हमको जनरलाइज कोऑर्डिनेट बनाना है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। आप जाकर मेरा लेक्चर देखिएगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा वो केवल x होगा, न कि यल माइनस एक्स, बिकॉज यल माइनस एक्स इज डिपेंडेंट ऑन x। दैट्स वाई हियर only one independent coordinate, that will be x and this coordinate is known as generalized coordinate. ओके, तो अब आगे हम लोग का एम क्या होगा उस चीज़ को देखते हैं। देखिए लैग्रेंजियन लिखना है तो यल इक्वल टू टी माइनस वी पे हमको चलना पड़ेगा। ठीक, टी माइनस वी पे चलना मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को निकालना पड़ेगा, तो वहाँ से लैग्रेंजियन निकालेंगे। क्लियर, फिर देखिए क्या करना पड़ेगा, अब फिर क्या करना पड़ेगा, लैग्रेंजियन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो जो ये सिस्टम होता है एटवुड मशीन, ये कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, इसलिए जब इसका लैग्रेंजियन इक्वेशन हम लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी टी करली यल ओवर करली, अभी तक क्या लिख रहे थे, क्यूजे डॉट लिख रहे थे, बट हियर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज x, दैट्स व्हाई हियर वी यूज x डॉट एंड curly l over curly x in place of qj, here we also use x, okay, is equal to 0। 0 क्यों लिख रहे हैं, अगर यहाँ नॉन कंजर्वेटिव होता तो qj डैश लिखते, बट दिस सिस्टम इज कंजर्वेटिव। ओके, दैट्स वाई द राइट हैंड साइड ऑफ द लैग्रेंजियन इक्वेशन विल वेनिश। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, इस सिस्टम के लिए अगर हमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जानकारी हो जाती है तो हमको यल की जानकारी हो जाएगी, और यल की जानकारी हो जाएगी तो एक बार एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, आप यहाँ क्यूजे डॉट पढ़ें या क्यूजे पढ़ें, एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि यही की पॉइंट है। ठीक, तो देखिए ये नीचे वाला कोऑर्डिनेट जो हम क्यूजे और क्यूजे डॉट यूज करते थे वो क्या होता था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता था। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो सिस्टम के हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके। तो अगर इधर देखिए x और l माइनस एक्स दो कोऑर्डिनेट हैं जो बता सकते हैं कि पोजीशन कहाँ पे है m और m2 का, लेकिन यल माइनस एक्स जो है वो क्या है, इस पर डिपेंड कर रहा है x पे। अगर x का वैल्यू कम होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, और x का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है इस पर क्या कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। इस वजह से इस केस में जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट मानेंगे हम किसको मानेंगे, x को मानेंगे। क्लियर, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है एकदम डिटेल में वीडियो दिया हूँ विथ एग्जाम्पल, आप जाके देखिएगा, डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके बताया था। ठीक, तो अब x को माने तो qj की जगह क्या करेंगे, x डॉट यूज करेंगे, और उसके जगह क्या करेंगे, हम कर्ली l ओवर qj डॉट जगह x डॉट और qj जगह क्या करेंगे, x यूज करेंगे। क्लियर, अब जो हमारा आगे का अप्रोच है इन्हीं इक्वेशन वैल्यू को ले आके सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, लेक्चर नो डाउट थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन मेरा कोशिश है कि आप एक बार पढ़ लें फिर आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखिए लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इसलिए निकालना है क्योंकि कांटिक एनर्जी वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ मास m1 इज, मास m1 का वेलोसिटी कितना होगा, v1, वो किसके बराबर होगा, कितना m1 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, x हो रहा है, तो किसके बराबर होगा, dx बाई dt के बराबर होगा, जिसको क्या लिख देंगे, x डॉट लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 बना ले रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से द वेलोसिटी ऑफ, क्यों वेलोसिटी निकालना है,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हमको क्या जरूरत पड़ेगी, वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो द वेलोसिटी ऑफ मास m2, ये क्या हो जाएगा v2 इक्वल टू डी एल माइनस एक्स अपॉन डी टी। Here L is constant because the length of string is fixed because the string is inextensible, so L is constant. That's why the differentiation of L minus x with respect to t will gives us minus dx by dt, and this will be equal to the v2 will, it's implied that v2 will be equal to the x dot. Okay, this is the equation number second. Okay, अब देखिए दोनों मिल गया। अब क्या लिखेंगे, द काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसको हटा देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा मेरे पास कम है। आप थोड़ा सहयोग करते रहिए, इससे आपका नोट्स भी बनता रहेगा और समझते भी रहेंगे। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे, द काइनेटिक एनर्जी T1 ऑफ मास m1 इज गिवन बाय कैसे देंगे, T1 इज इक्वल टू, ठीक, T से काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो यहाँ पे m1 मास है इसलिए उसको 1 कर दिए। ठीक, ताकि पता चले कि 1 वाले का क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर। अब v1 का वैल्यू अगर यूज कर लें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू हाफ m1 x डॉट का स्क्वायर। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना ले रहे हैं और लिखेंगे बाय यूजिंग, यहाँ से लिख दीजिएगा बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके हमको ये काइनेटिक एनर्जी मिला है। अब सिमिलरली लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी T से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे मास के लिए निकालना है, T2 हो जाएगा ऑफ मास m2 इज गिवन बाय कैसे देंगे इसको, जो T2 होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर होगा। इट्स इम्प्लाइड दैट T2 विल नथिंग बट दिस विल इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से क्या होगा m1 और क्या हो जाएगा, v2 की जगह क्या होगा माइनस एक्स डॉट होगा, तो माइनस एक्स डॉट लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो इट्स विल इम्प्लाइड दैट T2 विल नथिंग बट हाफ mx डॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू द T1। ठीक, क्लियर है चीज़। और यहाँ पे क्या बना दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 4। क्या चीज़ क्लियर है। और ये कैसे मिला, बाय यूजिंग, ये हमको कैसे मिल रहा है, बाय यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन 2 को यूज करके हमको मिल रहा है। ओके, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम क्या करेंगे, इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ओके, तो चलिए ऊपर की जो लाइन है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। बस हम लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, अभी 4 से 5 मिनट में प्रूव कर ले जाएंगे इसको। क्लियर। अब किसकी बात है, L इक्वल टू T माइनस V था, तो T हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब इन दोनों T1 T2 को ऐड कर देंगे, टोटल T निकल जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो अगला टारगेट हम लोग का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना। ओके, तो देखिए ओके, तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m1 इज गिवन बाय, ठीक, इज गिवन बाय कैसे दिया जाएगा। देखिए जब ऊपर जाता है, जब ये केस होता है, एच ऊंचाई गेन करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो रेफरेंस लाइन अगर ये है, एच ऊंचाई गेन कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh होता है। लेकिन यही अगर क्या है, रेफरेंस लाइन ये है, एच ऊंचाई नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। और चूंकि क्या हो रहा है, हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको रेफरेंस लाइन मान रहे हैं हम, तो जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये नीचे आ रहा है, इतना हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक्स हाइट कम हो रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा क्या होगा, जो V1 होगा वो किसके बराबर होगा, मास m1 ग्रेविटी g, और x के बराबर होगा, साथ में निगेटिव साइन लगेगा। क्यों निगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो उसका हाइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाते हैं। बताया ना, जब नीचे आता है तो क्या होता है, माइनस साइन लगता है। ठीक, तो इक्वेशन नंबर इसको क्या कहेंगे हम, 5 कहेंगे। और इसी तरीके से सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m2 इज गिवन बाय, जो मास m2 का पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको कैसे देंगे, इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू, अब m2 के केस में देखिए क्या हो रहा है,
m2 के केस में भी हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, रेफरेंस पॉइंट ये है। तो जब m2 का पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, m2 g और ये क्या हो जाएगा l माइनस एक्स। क्या चीज़ क्लियर है? जल्दी इसको नोट करिए। ठीक, नोट हो गया। अब अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि L माइनस, इसको इक्वेशन हम 6 बना ले रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि L इक्वल टू टी माइनस वी का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो ओके स्टूडेंट, तो पिछले सेशन में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं सिस्टम का, M1 M2 का, और काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं M1 M2 का। अब इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन में हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे सिस्टम का। ठीक, तो पहले क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज क्या होगा, T इक्वल टू, मान लेना T टोटल एनर्जी है, क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। और इक्वेशन 3 और 4 में T1 T2 का वैल्यू आया, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन, आप कॉपी में नोट किए होंगे, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। इक्वेशन 3 एंड 4 इन एबव इक्वेशन कामा वी गेट, क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए क्या मिलेगा। तो वहाँ क्या वैल्यू आया था, जो वैल्यू आया था इसका क्या क्या था, तो इक्वेशन 3 क्या था, अभी आप लोग कैलकुलेट किए, हाफ यम वी स्क्वायर था, वी जगह एक्स डॉट स्क्वायर, और ये क्या था T2 भी क्या था, हाफ, यहाँ M1 था, यहाँ M2 था, और ये भी एक्स डॉट के स्क्वायर के बराबर आया था। इसका मतलब ये T जो होगा किसके बराबर होगा, ये T जो होगा हाफ M1 प्लस M2, ठीक, एक्स डॉट स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या हो गया आपका 6 क्वेश्चन हो गया था, इसको 7वां मान ले रहे हैं। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी तक 6 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अब इसी तरीके से टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उसको देखेंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, पहले वाले का पोटेंशियल एनर्जी प्लस दूसरे वाले का पोटेंशियल एनर्जी। तब क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6 इन एबव इक्वेशन कामा V है, क्या मिलेगा हम लोग को। तो देखिए यहाँ से 5 और 6 अगर यूज करें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या, V1 का वैल्यू क्या था माइनस mg x था, और V2 का वैल्यू क्या था, ये m1g x था, और V2 का वैल्यू माइनस m2g l माइनस क्या था x था। क्लियर, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 8 हो गया। ठीक, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 7 दोनों हमको मिल चुका है। ठीक, अब इसके आगे क्या लिखेंगे, पहले इन इक्वेशन को मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, अभी यूज करूँगा आगे। हाफ m1 प्लस m2, और ये क्या हो जाएगा एक्स डॉट का स्क्वायर होगा। ठीक, और फिर इधर क्या हो गया, ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 7 है, और ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी वाला इक्वेशन नंबर 8 है, जिसका क्या वैल्यू है m1 जी एक्स माइनस m1 जी l माइनस एक्स। ठीक, इक्वेशन नंबर क्या है 8 है। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं कर पा रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक, अब जब टाइम मिले तो नोट कर लीजिए। वैसे अगर साथ नोट करते चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे वी नो दैट Lagrangian ऑफ सिस्टम इज, क्या होता है, L इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 9 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 7 और 8 को इक्वेशन 9 में यूज करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8 इन इक्वेशन 9 कामा वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ से। ठीक, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1 प्लस m2 एक्स डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, क्या हो जाएगा प्लस m1gx, और उधर भी क्या हो जाएगा प्लस, ये देखिए m2g रहेगा ना, पीछे m2g था। ठीक, ये क्या हो जाएगा m1gx, और ये क्या हो जाएगा m2gl माइनस एक्स। ठीक, क्योंकि ये दूसरे वाले बॉडी का है ना,
m2 वाले का तो m2g l माइनस एक्स रहेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, m2g l माइनस एक्स हो गया। ओके, तो अब देखिए ये इक्वेशन हमको मिल गया, इसको क्या कर देना, इक्वेशन नंबर 10 कर देना है। क्लियर, फिर लिखेंगे आल्सो वी नो दैट द लाग्रांजियन इक्वेशन इज, क्या होता है लाग्रांजियन इक्वेशन, तो क्या कंजर्वेटिव सिस्टम इसको कहें, स्टार्टिंग में ही कहें, और क्या कर रहा है ये कंजर्वेटिव सिस्टम है, साथ साथ क्या कर रहा है ये आपका होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट के कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें चीज़ों को देखिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट वगैरह था, टी था, उसको भी आप देखिए हम क्या किए थे, इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे। दैट्स वाई द कंस्ट्रेंट प्रेजेंट इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। वी एक्सप्रेस द कंस्ट्रेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स डॉट माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स इक्वल टू 0 बिकॉज द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, दैट्स वाई द राइट हैंड साइड विल बी 0। ठीक, अब ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 11 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 10 को एक बार एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका वैल्यू लाकर रखेंगे, और इक्वेशन 10 को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका वैल्यू लाकर इक्वेशन नंबर 11 में रखेंगे। ठीक, तो क्या लिख रहे हैं, अब यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 10 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट कामा वी हैव, एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स डॉट हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, इस टर्म में कहीं एक्स डॉट है नहीं तो लड्डू हो गया पूरा टर्म्स, और इधर क्या होगा, हाफ m1 प्लस m2, हाफ m1 प्लस m2, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स डॉट हो जाएगा, एक्स डॉट का स्क्वायर एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में 2 टाइम एक्स डॉट हो जाएगा, तो इट्स इम्प्लाइड दैट कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स डॉट ये किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 एक्स डॉट के क्या होगा बराबर होगा, एंड दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 12। ओके, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, अब मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाला कुछ पॉइंट, हेडिंग भी उड़ा देता हूँ। ठीक, अब इसके नीचे जो लिखना है उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक, अब लिखेंगे आल्सो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 10 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कामा वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ से, क्या हो जाएगा कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स, क्या पहले वाले टर्म में कोई है एक्स का टर्म नहीं ना, तो ये लड्डू हो गया। ठीक, अब दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या होगा m1g हो जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस m2g हो गया, यल कांस्टेंट है 0 हो गया, और एक्स का क्या होगा -1, दिस विल गिव्स अस कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स, और ये किसके बराबर होगा, m1g माइनस m2g के क्या होगा बराबर होगा। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर, कहाँ तक पहुँचे हैं 12 तक, तो इसको 13 बना देना है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 12 और 13 से क्या करेंगे, वैल्यू को लाकर इक्वेशन नंबर 11 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 12 एंड, थोड़ा तेज लिख रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा कम टाइम का बने, यूजिंग इक्वेशन 12 एंड 13, इसलिए राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, 12 एंड 13 इन इक्वेशन 11 कामा वी हैव। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी 12 यूज करेंगे, इसके जगह उठा के उसको चिपका देंगे, क्या होगा m1 प्लस m2, छोटा सा ही बनाते हैं ना, वैल्यू के ऊपर ही है, तो m1 प्लस m2 डॉट एक्स डॉट। ठीक, माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स का वैल्यू क्या ये है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो होगा माइनस m1g। ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन लिख दे रहे हैं, माइनस और ब्रैकेट में m1 माइनस m2 g इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए क्या होगा, m1 प्लस m2 क्या कांस्टेंट है, इसको क्या कर लिए बाहर निकाल लिए, ये क्या हो गया dx डॉट बाई डी टी, और इसको उठा के फेंक दिए राइट हैंड साइड में, क्या होगा m1 माइनस m2, और ये क्या हो जाएगा g हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए क्या होगा, डी एक्स डॉट बाई डी टी, एक बार करते हैं तो एक्स डॉट होता है, दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डबल डॉट हो जाएगा। और ये किस, एक्स डबल डॉट, और इसको उठा के नीचे लेके चले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और साथ में क्या हो जाएगा g। ठीक, यही हम लोग का क्या है, एक्सीलरेशन है। ठीक, यही क्या एक्सीलरेशन है जिसका वैल्यू इतना आ रहा है। और देखिए अभी हम लोग न्यूटन लॉ लगा के भी एक्सीलरेशन लगाए थे तो उसका वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू क्या होगा, यही तो वैल्यू होता है। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है, तो एक्स डॉट हो गया। और इसी डी एक्स बाई डी टी को, मतलब डी एक्स बाई डी टी किसके और एक्स डॉट के एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो एक्स डबल डॉट हो जाएगा, जिसको क्या करते हैं, एक्सीलरेशन करते हैं। तो ए लिखिए चाहे एक्स डबल डॉट लिखिए, बात बराबर है। ठीक, तो ये किसके बराबर आ रहा है, सेम उसी के बराबर आ रहा है। देखिए मिल गया ना। इसका मतलब जिस चीज़ को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से कर सकते हैं उसको हम लाग्रेंजियन मैकेनिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड Lagrangian equation of motion for Atwood machine। ठीक, जो एटवुड मशीन के लिए क्या है, रिक्वायर्ड लाग्रेंजियन इक्वेशन है। ठीक, न्यूटोनियन से पहले मैं दिखा दिया था ताकि आपको पता चले, नहीं तो कहते सर तो हवा में उड़ा रहे हैं, हवा में हमको पता नहीं न्यूटोनियन से इसका वैल्यू कितना होता। तो इसी से पहले न्यूटोनियन निकाल के दिखा दिया ताकि सबूत के साथ प्रूव करूं। और देखिए सबूत क्या है, ये इसके बराबर हो रहा है, चाहे ए लिखिए चाहे एक्स डॉट लिखिए, चाहे भी ये लिखिए चाहे एक्स डबल डॉट लिखिए, बात बराबर है। चाहे भी लिखिए चाहे एक्स डॉट लिखिए, बात बराबर है। ठीक, तो देखिए सबूत दे दिया आपको। उस सबूत के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। क्लियर है।